नमस्कार दोस्तों, न्याय के बोल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कल पूरा सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था, प्रियम्बल कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। मैंने कल की वीडियो में कल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। चलिए देखते हैं आज उनके आंसर्स क्या-क्या हैं, किन बच्चों के सारे आंसर्स सही हैं, किन के गलत हैं, वो अपने मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 था, अंडर सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 the provision of Sanhita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply to Jammu and Kashmir, scheduled tribes in Bihar, the state of Nagaland and tribal areas, union territory of Lakshadweep. तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब है क्वेश्चन सेकेंड, एज पर सेक्शन 1 क्लॉज 3 द भारतीय नागरिक सुरक्षा 2013 शैल 2023, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 2023 shall come into force on the date of assent of the president, on the date fixed by the state government, on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint immediately on the publication in the Gazette of India. तो इसका जो सही आंसर है आंसर सी, ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एक्सप्रेशन ट्राइबल एरियाज इन सेक्शन 1 रेफर टू द टेरिटरीज इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज ऑन 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1965, 21 जनवरी 1972, 15 अगस्त 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी, 21 जनवरी 1972। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म ट्राइबल एरियाज अंडर सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन एक्सक्लूड्स area notified under article 244, areas within municipality of Shillong, areas within 6th schedule, areas of Mizoram and Tripura। इसका जो आंसर सही आंसर है वो है आंसर बी, एरियाज विद इन म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन 1 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2026, 25 दिसंबर 2023, 15 अगस्त 2023। तो बीएनएस को प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली? इसका सही आंसर है आंसर सी, 25 दिसंबर 2023। तो आप लोग मैच कर लीजिए, देख लीजिए किस किस के आंसर सारे सही हैं, किस किस के कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कौन से सही हैं। चलिए अब हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेक्शन 2 पर हम बात करेंगे। सेक्शन 2 है हमारा डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस में क्या क्या है, क्या बोल रहा है ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, यानी इस संहिता में जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट कुछ और नहीं बात करता तब तक ये जो डेफिनेशंस की जो डेफिनेशन जो मीनिंग दिया गया है हम उन शब्दों का वही मीनिंग प्रयोग में लाएंगे। तो क्लॉज ए, सब क्लॉज ए क्या बात कर रहा है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि मैं इस सीरीज में कंपैरेटिव स्टडी भी कराऊंगी। उसी कंपैरेटिव स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। ग्रीन से हाईलाइट करने का मतलब ये है, ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारा प्रोविजन है, ये हमारा पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं था, ये हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा में ही ऐड हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या बात करता है ये, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide। यानी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में वो सब डिवाइसेस इंक्लूड होंगी, वो सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंक्लूड होंगी जिनका पर्पस क्या है, जिनका पर्पस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है, प्रोसेस को रिकॉर्ड करने का। कौन कौन से प्रोसेसेस, जैसे आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर या एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ट्रांसमिशन करने का यानी ट्रांसफर करने का।
ये सब जो पर्पसेस हैं, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस इन पर्पसेस को फुलफिल करेगी, वो कम्युनिकेशन डिवाइस जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंडर इंक्लूड होगी। एंड फॉर सच अदर पर्पसेस, और वो अदर पर्पसेस एंड बाय सच अदर मीन्स, और वो अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड, या फिर अदर पर्पसेस और अदर मीन्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू बताएगी, हम वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बेल। बेल भी हमारा जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में नहीं था, वो इसी एक्ट के थ्रू आया है। तो बेल मींस रिलीज ऑफ पर्सन। रिलीज ऑफ पर्सन से मतलब समझ आ रहा है कि बेल का मतलब है किसी व्यक्ति को छोड़ना, सिंपल भाषा में। बेल मींस रिलीज ऑफ पर्सन accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। यानी बेल का क्या मतलब है? सिंपल, रिलीज ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति को रिलीज किया जा रहा है। वो व्यक्ति कौन है? एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड, यानी या तो वो एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है किसी ऑफेंस का, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, लॉ की कस्टडी से वो रिलीज हो रहा है, अपॉन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों पे, इम्पोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। वो कंडीशंस कौन लगा रहा है? कोई कोर्ट या फिर कोर्ट का कोई ऑफिसर। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड, किस शर्त पे? कि वो पहले हमारा जो व्यक्ति है वो एग्जीक्यूट करेगा या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड। सिंपल मीनिंग क्या है? किसी व्यक्ति को कुछ कंडीशंस पे छोड़ा जा रहा है, जब वो कोई बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेगा, उस व्यक्ति को बेल या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने पर कुछ कंडीशंस लगा के उस व्यक्ति को छोड़ना ही बेल कहलाता है। अब बात करते हैं बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offenses means any other offense। क्या बोल रहे हैं ये? बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो सब ऑफेंसेस जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिखाए गए हैं एज बेलेबल, यानी फर्स्ट शेड्यूल में बता दिया गया है कि देखो ये ऑफेंसेस हमारे बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, या फिर विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या फिर किसी अदर एक्ट में जो कि इन्फोर्समेंट में है, उस एक्ट के थ्रू कुछ ऑफेंसेस को बेलेबल दिखाया गया है, वो भी ऑफेंसेस हमारे बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, और इन सारे ऑफेंसेस जो भी फर्स्ट शेड्यूल या अदर लॉ में बेलेबल दिखाए गए हैं, उनके अलावा जो भी ऑफेंसेस हमारे बचते हैं, वो ऑफेंसेस हमारे कैसे होंगे? वो होंगे हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए, जुडिशरी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में जनरली एक जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, और हम ये छोटी सी लाइन याद रखना भूल जाते हैं। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहाँ डिफाइन है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हमारा सब क्लॉज सी के अंदर है। अब बात करते हैं डी की, बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड भी हमारा इसी एक्ट में आया है, न्यू प्रोविजन है हमारा। मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक अंडरटेकिंग। किस चीज के लिए अंडरटेकिंग है? किस चीज के लिए एक फॉर्मल प्रॉमिस है? रिलीज के लिए, विद श्योरिटी। विद श्योरिटी का मतलब है, श्योरिटी होता है वो व्यक्ति जो गारंटी देता है कि भाई जब जो व्यक्ति छूट रहा है वो आपकी बेल की कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो बेल बॉन्ड एक फॉर्मल प्रॉमिस है रिलीज होने के लिए विद श्योरिटी। श्योरिटी के साथ एक फॉर्मल प्रॉमिस होता है, ठीक है। बॉन्ड होता है विदाउट श्योरिटी, सेम चीज है लेकिन विदाउट श्योरिटी है। अब आते हैं एफ पे, चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स any head of charge when the charge contains more heads than one। ये सिंपल बोल रहा है। देखिए, चार्ज अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक फॉर्मल एक्विजिशन होता है जो कोर्ट लगाता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। चार्ज का मतलब है कि कोई भी हेड ऑफ चार्ज, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, किसी एक्स व्यक्ति ने थेफ्ट किया और थेफ्ट के ड्यूरिंग थेफ्ट उसने वॉलेंटरली हर्ट कॉज किया है, तो यहाँ पे हमारे दो ऑफेंसेस हो गए, दो एलिगेशन हो गए। एक हो गया हमारा थेफ्ट, एक हो गया हमारा वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। तो इसमें अगर इफ द चार्ज इंक्लूड्स मोर हेड्स देन वन, यहाँ पे दो हेड्स हो गए, तो एनी हेड, यानी थेफ्ट इंडिविजुअल इज अ
charge and the voluntarily causing hurt individual is a charge. Okay. अब आता है next, cognizable offense. Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which, यानी ये दो चीजें बता रहा है, ऑफेंस केस से रिलेटेड करके भी बता रहा है और केस से रिलेट करके भी बता रहा है, यानी वो ऑफेंस और वो केस जिन केसेस में अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो भी लॉ हमारा इन्फोर्समेंट में है उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकता है, वो ऑफेंसेस और वो केसेस क्या कहलाते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपली क्या कह रहे हैं, अगर हम सिंपली देखें तो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग और अदर लॉ के अकॉर्डिंग जो जिन केसेस में या जिन ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं, वो ऑफेंसेस वो केसेस कौन से हो गए हमारे, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब आता है नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज एच। सब क्लॉज एच बात कर रहे हैं कंप्लेंट की। कंप्लेंट है मींस एनी एलिगेशन, यानी कंप्लेंट क्या है, एक एलिगेशन है मेड ऑरली और इन राइटिंग, यानी बोलकर भी बताया जा सकता है या फिर रिटन फॉर्म में भी, टू द मैजिस्ट्रेट with the view to his taking action under this Sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. Complaint means क्या होता है, any allegation made orally in writing to the magistrate, यानी कोई भी allegation जो बोलकर या लिखकर मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, किस इंटेंशन से दिया जा रहा है, ताकि जो मैजिस्ट्रेट है उस कंप्लेंट पर जो है एक्शन ले, दैट सम पर्सन, वो एलिगेशन क्या है कि कोई व्यक्ति या तो जानकार या अनजान व्यक्ति जो है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट नहीं मानेंगे। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। कंप्लेंट एक सिंपल ओरल और रिटन एलिगेशन है जो कि मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है। मैजिस्ट्रेट को इस इंटेंशन से दिया जाता है कि मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट पर हमारे एक्शन ले, उस कंप्लेंट पे हमारे एक्शन ले कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो नोन है या अननोन है, इस व्यक्ति ने एक ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। अब इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed by a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। यानी ऐसी रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर ने किसी केस में दी है, लेकिन उस केस को में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिस्क्लोज होता है कि भाई जो केस था वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का था, यानी वो कॉग्निजेबल नेचर का नहीं था, वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का था। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का केस है, तो उस पुलिस कंप्लेंट को हम, उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट के रूप में ट्रीट करेंगे और पुलिस ऑफिसर को हम कंप्लेनेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। अब आता है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए ये भी ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, यानी ये भी इसी एक्ट के अंदर एड ऑन हुआ है। इससे पहले ये वाला डेफिनेशन हमारा नहीं था, ये वाला प्रोविजन हमारा नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless communication device or a computer or audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या बोल रहा है, एक कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन ऑफ वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, यानी कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो कि रिटन फॉर्म में है, वर्बल फॉर्म में है, पिक्टोरियल फॉर्म में है, या कोई इंफॉर्मेशन है या कोई वीडियो कंटेंट है जो ट्रांसफर हो रहा है किसी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, या वन डिवाइस टू अनदर पर्सन, या डिवाइस टू अ
पर्सन या पर्सन टू अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी वो कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो रहा है। और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हो सकते हैं, जैसे कोई टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहलाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।